इससे पहले जो साबका वाइस चांसलर थे जावेद मुसर्रत, उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक अपने फेवरेट कैंडिडेट को फेवर किया और उसे रिटायरमेंट के बाद एक डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर्स की पोस्ट पे बिठा दिया, जिसका नाम है इकबाल के लिए फ्रूटफुली। अगर यही सब करना है, फिर अनएम्प्लॉयमेंट कैसे खत्म होगी? अगर रिटायर्ड एम्प्लॉइज को ही दोबारा से हायर करना है तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे खत्म होगी? ये मेरी समझ से परे है। सर देखें, सैलरी के ऊपर मैं आपको बता दूं कि चाहे वो वेदर इट इज़ कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय और परमानेंट एम्प्लॉय, राइट नाउ इन बीजीएसबीयू, ठीक है, उन लोगों को पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं मिली और उनका एहतजाज अभी, अगर आपको ये अलोक करते हैं या आप कवरेज करने जाते हैं, आप देखें उनका एहतजाज कंटिन्यू है। उनको मोर देन 3 मंथ्स हो गए हैं, सैलरी नहीं मिली। ये तो टोटली एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है ना। चाहता हूँ मैं अपने वाइस चांसलर साहब से ये चाहूँगा कि कभी पब्लिक डोमेन में आके वो इस चीज़ पे रोशनी डालें कि एक ही जुर्म की 2 अलग सजाएं क्यों? चीफ प्रोक्टर के ओहदे पे वो रहा, चीफ विजिलेंस ऑफिसर के ओहदे पे वो रहा, हेड फिजिक्स डिपार्टमेंट का वो रहा, हेड आईटी डिपार्टमेंट वो रहा, हेड कंप्यूटर साइंसेज डिपार्टमेंट वो रहा, प्रिंसिपल रहा इंजीनियरिंग एंड कॉलेज का। तो उसे महज एक फॉल्स प्रोपोगेंडा बना के कि क्योंकि आने वाली जो अभी यहाँ पे जो वाइस चांसलर की तैनाती हुई है उस लिस्ट में वो भी था, तो इस प्रोफेसर को महज सिर्फ हसद की वजह से क्या किया गया, इसे इस तरीके से साइड लाइन सस्पेंशन में डाला गया। जम्मू कश्मीर के पीर पंचाल में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी कायम की गई। काफ़ी लोगों को फ़ायदा भी हुआ। आज भी तालीम जो है वो इस यूनिवर्सिटी से हज़ारों के हिसाब से बच्चे ले रहे हैं। लेकिन इस दौरान कई बार ये यूनिवर्सिटी सुर्खियों में भी आई। आज भी सुर्खियों में जितने भी वहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं वो अपनी सैलरी को लेके भी एहतजाज कर रहे हैं। आखिरकार क्या कुछ परेशानी है, क्या कुछ मामलात हैं, इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट मुख्तार जट साहब मौजूद हैं। इस सब पे ये नज़र रहती है इनकी, और इनसे जाने की कि आखिरकार पीर पंचाल बाबा गुलाम शाह यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है और जिससे यहाँ पे एम्प्लॉइज़ को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्तार साहब, पीर पंचाल एक यूनिवर्सिटी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी मुकर्रर की गई और यहाँ पे क़याम इसका हुआ और काफ़ी लोगों को राहत भी मिली, और ये भी तवक्को थी, ये भी इम्कान आज भी लगाए जा रहे हैं कि ये यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत डेवलप होकर आगे जाएगी। लेकिन ये सुर्खियों में, और इससे कितना बड़ा असर देख रहे हैं आप यूनिवर्सिटी के ऊपर? बिल्कुल रियाज साहब, सबसे पहले तो मैं आपका द वर्ल्ड रिलेशन का शुक्रगुजार हूँ कि मैंने आपको कॉल दी, आप आए। मैं आज आपके कुछ चीज़ें ब्रीफ करता हूँ, ठीक है। आज से 18 से या 20 साल पहले जब बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया गया इस पीर पंचाल रीजन में, वो मकसद ये था ये तोहफ़ा देने का कि यहाँ के लोगों के अंदर से जहालत, गुर्बत दूर हो। और नो डाउट ये किसी हद तक दूर भी हुई है, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस भी रहा है इस यूनिवर्सिटी का हमारी लाइफ पे। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज कहीं ना कहीं इस यूनिवर्सिटी की ग्रोथ वैसी नहीं रही जैसी डॉक्टर मासूद चौधरी जो हमारे फाउंडर वाइस चांसलर थे उनके दौर में थी। आज कहीं ना कहीं ये जो अदारा है बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, इसमें तालीम कम और पॉलिटिक्स ज़्यादा होने लगी है। तो मेरा आज आपके साथ रूबरू होने का मकसद सिर्फ यही है कि इससे पहले हमारे इस अदारे को, जिस अदारे की वजह से हमारी पहचान है, इस पूरे पीर पंचाल रीजन की पहचान है, बिफोर ज़्यादा कोई मज़ीद डिस्ट्रक्शन हो, इससे पहले मैं अपने एलजी मनोज सिन्हा साहब जो इस यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, मैं उनके नोटिस में कुछ चीज़ें लाना चाहता हूँ। उनमें ये चीज़ हकायक फैक्ट्स के साथ आपके सामने रखूँगा कि यहाँ पे इस यूनिवर्सिटी में मौजूदा दौर में क्या हो रहा है कि तालीम कम और पॉलिटिक्स ज़्यादा हो रही है। अगर मैं उसमें आपके साथ बात करूं, फैक्ट्स नंबर 1 देखें, रिटायर्ड एम्प्लॉइज। लास्ट ईयर क्या किया, एलजी मनोज सिन्हा साहब ने ही यूनिवर्सिटी फैकल्टी मेंबर्स की तादाद जो थी, एज लिमिट रिटायरमेंट की, वो 62 से 65 ईयर्स कर दी। लेकिन हुआ ये कि इससे पहले जो साबका वाइस चांसलर थे जावेद मुसर्रत, उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके एक अपने फेवरेट कैंडिडेट को फेवर किया और उसे रिटायरमेंट के बाद एक डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर्स की पोस्ट पे बिठा दिया, जिसका नाम है इकबाल परवेज।
ये सीधी सीधी यूजीसी नॉर्म्स ऑफ वायलेशन है कि जब कोई टीचर रिटायर्ड हो जाता है आप उसे दोबारा किसी भी पोजीशन पे हायर नहीं कर सकते। मुझे ये समझ नहीं आती, एक तरफ से अगर एज लिमिट बढ़ा दी जाती है तो दूसरी तरफ से फिर उन्हीं रिटायरमेंट एम्प्लॉयज़ को दोबारा से हायर करना फिर कोई जवाब, कोई मकसद ही नहीं बनता। और ख़ासकर तब उस एज में देखें, रिटायरमेंट का मकसद ये होता है कि एक पार्टिकुलर एज के बाद बंदा का ज़हनी तौर उतना वो बैलेंस नहीं रहता काम करने के लिए फ्रूटफुली। अगर यही सब करना है फिर अनएम्प्लॉयमेंट कैसे ख़त्म होगी? अगर रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को ही दोबारा से हायर करना है तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे ख़त्म होगी? ये मेरी समझ से परे है। डॉक्टर साहब, दूसरा ये मामला भी सामने आ रहा है कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में जहां रिटायर्ड पर्सन को जो है वो दोबारा मौका दिया जा रहा है, वहीं इस दौरान जो सैलरी को लेके लोग परेशान हैं, इसके ऊपर क्या रोशनी डालना चाहिए? सर देखें, सैलरी के ऊपर मैं आपको बता दूं कि चाहे वो वेदर इट इज़ कंट्रेक्चुअल एम्प्लॉय और परमानेंट एम्प्लॉय, राइट नाउ इन BGSBU, ठीक है, उन लोगों को पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं मिली और उनका एहतजाज अभी अगर आपको ये अलोग करते हैं या आप कवरेज करने जाते हैं, आप देखें उनका एहतजाज कंटिन्यू है। उनको मोर देन 3 मंथ्स हो गए हैं, सैलरी नहीं मिली। ये तो टोटली एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है ना। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? अवर राइट नाउ अवर वाइस चांसलर। चाहे इस यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ भी अच्छा होता है या बुरा होता है, क्रेडिट तो वाइस चांसलर को ही जाएगा। वो एम्प्लॉइज़ को 3 महीने से सैलरी नहीं मिली हुई, तो ये बड़ी बड़ी लफाजियाँ मारना, बड़ी बड़ी बातें करना मुझे समझ में नहीं आती। फिर उसके बाद में अगर आपके साथ एक और रखूं इशू, रजिस्ट्रार का इशू। देखिए, टेम्परेरी किसी को लगाना, एक्टिंग चार्ज देना 2-4 महीने या 6 महीने का समझ में आता है, लेकिन ये वो बदकिस्मत यूनिवर्सिटी है हमारी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जो पिछले 5 साल से रजिस्ट्रार के बिना चलाई जा रही है। उससे भी महरूम है। हाँ बिल्कुल, कोई पॉलिटिक्स है तभी, नहीं तो अगर नहीं है भाई, अगर आपके पास पोस्ट वैकेंट है, गो टू रिक्रूटिंग एजेंसी, आप जाएं रिक्रूटिंग एजेंसी के पास, जनाब हमारे पास रजिस्ट्रार की पोस्ट वैकेंट है, आप यहाँ पे हमें रजिस्ट्रार दीजिए। और जो अभी बंदा लगाया हुआ है वहाँ पे रजिस्ट्रार, वो भी ऑलरेडी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन की पोस्ट पे वो काम कर रहा है, एंड ही इज़ द मोस्ट लॉयल पर्सन। आई हैव नो ऑब्जेक्शन पर्सनली, मुझे उसके साथ कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर वो सारे क्राइटेरिया फुलफिल वो करता है तो आप उसी को रजिस्ट्रार लगाइए। क्यों उसे अभी तक एक्टिंग रजिस्ट्रार, इंचार्ज रजिस्ट्रार रखा हुआ है? तो ये यूनिवर्सिटी पिछले 5 साल से रजिस्ट्रार के बिना रन कर रही है। फिर उसके साथ बाद अगर मैं आपके साथ बात करूँ स्टाफ की लेके वहाँ पे यूनिवर्सिटी का, चाहे वो टीचिंग स्टाफ हो या नॉन टीचिंग स्टाफ हो, वो लोग देखें, टीचर मैंने कहीं पढ़ा था कि उस्ताद बादशाह नहीं होता मगर बादशाह बनाता है। नो डाउट, इसमें कोई, अगर आज हम थोड़ा बहुत बोल पाते तो हमारे उसातिज़ा की ही देन है। मेरा ऐसा मानना है किसी भी मुल्क की माशियत या निज़ाम अगर तबाह करना हो, वहाँ के तालीमी अदारा जो निज़ाम है वो तबाह कर दो, ऑटोमेटिकली तबाह हो जाए। और ये जो टीचर्स बेचारे दिन रात लगे रहते हैं बच्चों का अच्छा मुस्तकबिल बनाने में, इनसे पढ़ा हुआ कोई इंजीनियर्स निकलता है, कोई डॉक्टर्स लगता है, कोई कुछ डिफरेंट फील्ड्स में जाके आगे समाज के लिए अच्छा काम करते हैं। जब वो लोग खुद बेसिक फैसिलिटीज़ से महरूम रहते हैं तो कहीं ना कहीं दुख होता है। कोई बेचारा, मान लीजिए जैसे प्रोफेसर्स या असिस्टेंट प्रोफेसर्स, कोई उधमपुर, कोई रियासी, कोई श्रीनगर से आके बेचारे आउटसाइड दी कैंपस एक एक कमरे में अपनी पूरी फैमिलीज लेके, छोटे बच्चे साथ लेके कैसे वो लोग एडजस्ट करते हुए, आज तक उन लोगों के लिए कोई स्टाफ क्वार्टर्स नहीं है। फिर उसके साथ साथ इन बच्चों की अगर मैं तालीम की बात करूं जो यूनिवर्सिटी के अंदर वहाँ पे एम्प्लॉइज़ हैं, रोड की हंसता हाली आपने देखी हुई है बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की। राइट नाउ उस रोड पे जो भी अगर कोई ट्रैवल करता है, एक किस्म की वो अपनी ज़िंदगी हथेली पे रख के ट्रैवल कर रहा होता है। कितना अच्छा होता कि अगर उसी यूनिवर्सिटी की प्रीमिसेस में एक स्कूल ऐसा खोला जाए जिसमें टीचिंग, नॉन टीचिंग के बच्चे भी वहाँ पे तालीम हासिल करते और साथ में एडजॉइनिंग एरियाज़ वाले भी फ़ायदा लेते, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं आपके साथ बात करूं, क्योंकि मैं खुद वहीं से पढ़ा हुआ हूं, किसी को ये ना लगे कि कोई ये इनपुट्स वहाँ से हमें देता है। मैं वहाँ 7-8 साल रहा हूँ और मुझे अपनी इस यूनिवर्सिटी के साथ बहुत लगा हुआ है, क्योंकि हमारी जो भी पहचान है इसी अदारे की वजह से पहचान है हमारी। फिर मैं ट्रांसफ़र की अगर बात करूं कि ट्रांसफ़र की एक पॉलिसीज़ फ्रेम होनी चाहिए। यकीन मानिए मैंने अपने दौर में भी कुछ ऐसे बंदे हैं जिनको जिस चेयर पे देखा था आज भी वो उसी चेयर पे, इनको भी रीशफल किया जाए। फिर प्रमोशन की अगर बात करूं,
हर जगह प्रमोशन होती है। आप देखें रेट ऑफ इन्फ्लेशन इतना बढ़ चुका है। आज से 5-7 या 10 साल पहले अगर एक चाय का कप, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कि अगर वो 5 रुपए का था, आज 10 के 15 रुपए का हो गया है। और वो जो कुछ ऐसे बंदे हैं जिनमें से मैं अगर बात करूं किसी की, जो आज से 10-12 साल पहले लेक्चरर था, वो बेचारा आज भी लेक्चरर ही है, प्रमोट नहीं किए जाते। प्रमोशन कोई नहीं है। मुझे समझ नहीं आती। ये देखो ना, ये सारी टोटली पॉलिटिक्स ही है। फिर उसके बाद अगर मैं आपके साथ बात करूं, हमारे एक प्रोफेसर का इशू है, उसमें मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूं आपके चैनल के थ्रू, जितने भी मेरे सुनने वाले, कि मुझे उस प्रोफेसर के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, एक अयोटा सी भी हमदर्दी नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, मैं अपने वाइस चांसलर साहब से ये चाहूँगा कि कभी पब्लिक डोमेन में आके वो इस चीज़ पे रोशनी डालें कि एक ही जुर्म की 2 अलग सज़ाएँ क्यों। देखें, इससे पहले भी 2018 में एक बायो साइंसिस का एसोसिएट प्रोफेसर था, वो सेक्सुअल हरासमेंट के केस में सस्पेंड किया जाता है। ठीक है, अब देखें, जब किसी को आप सस्पेंशन में डालते हो ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन एविडेंस डाले जाते हैं। जब उसकी बहाली की गई वापस, तब भी ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन एविडेंस किए गए। लेकिन हमारा एक प्रोफेसर, और वाहिद एक प्रोफेसर उस यूनिवर्सिटी बाबा गुलाम शाह बादशाह में, जिसने अपनी सर्विस का एक कीमती वक्त, अपनी लाइफ का एक कीमती वक्त उन पहाड़ों में, टोपोग्राफी के लिहाज से भी अगर आप देखें, 18 के 20 साल दिए। और इस दौरान मुलाजमत, अभी वो सस्पेंशन में है, इस दौरान मुलाजमत वो 13 डिफरेंट ओहदों पे काम किया है। अब एग्जैक्टली मुझे वो सारे रिमेंबर नहीं है। जैसे सियासत मान रही है। हाँ, वो भी सियासत है, मैं बताता हूँ ना कैसे सियासत है। जैसे चीफ प्रोक्टर के ओहदे पे वो रहा, चीफ विजिलेंस ऑफिसर के ओहदे पे वो रहा, हेड फिजिक्स डिपार्टमेंट का वो रहा, हेड आईटी डिपार्टमेंट वो रहा, हेड कंप्यूटर साइंसेज डिपार्टमेंट वो रहा, प्रिंसिपल रहा इंजीनियरिंग एंड कॉलेज का। तो उसे महज एक फॉल्स प्रोपोगेंडा बना के, कि क्योंकि आने वाली जो अभी यहाँ पे जो वाइस चांसलर की तैनाती हुई है, उस लिस्ट में वो भी था। तो इस प्रोफेसर को महज सिर्फ हसद की वजह से क्या किया गया, इसे इस तरीके से साइड लाइन सस्पेंशन में डाला गया। देखें, इसके ऊपर ये एलिगेशंस कौन से फ्रेम करते हैं, वैसी ना बन जाए। हाँ, देखिए एलिगेशंस कौन से फ्रेम करते हैं इसके ऊपर। एलिगेशंस लगाते हैं जी कि जो स्टूडेंट्स डिटेनीज थे, उनको एग्जाम्स में इसने बैठने दिया। वर्चुअल मीटिंग होती थी, ये मीटिंग नहीं अटेंड करता था। आपको पता है हमारा ये फार फ्लंग एरिया है, कभी स्पीड कम होती है नेट की, कभी कुछ कोविड। फिर उसके बाद एक जगह ये कहते हैं कि जनाब जब हमने इससे इंफॉर्मेशन टाइम पे मांगी नहीं दी। दूसरी जगह ये भी कहते हैं, खुद मानते हैं कि जनाब थ्रू ईमेल्स हमने वो इंफॉर्मेशन रिसीव की इससे। फिर इस पे ये कहते हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स ने क्रैकर्स वगैरह के इंसिडेंट्स किए, आपने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। तो देखिए, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप कंपैरिजन करें, किसी एक कॉमन बंदे को भी कहें, क्या सेक्सुअल हरासमेंट के बनिस्बतन ये जो एलिगेशंस इस बंदे पे फ्रेम कर रहे हैं, उसके हिसाब से इसकी सस्पेंशन बनती है? ये तो सीधा सीधा एक पॉलिटिक्स की गई, इसको साइड लाइन लगाने के लिए। माना जा सकता है कि वो प्रोफेसर जो है वो पीर पंचाल से तल्लुक रखते हैं और उनको वो मौका नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल, वो पीर पंचाल से तल्लुक रखते हैं, इसीलिए तो ये सब कुछ किया गया। देखिए ना, अगर पॉलिटिक्स किसने की, हकीकत में पॉलिटिक्स की इन 2 वाइस चांसलर ने, जो पहले थे जावेद मुसर्रत साहब भी, और अभी भी पॉलिटिक्स की जा रही है। मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। देखिए, ये पॉलिटिक्स नहीं है। जब एक एम्प्लॉइज रिटायर्ड हो गया है, आप उसे दोबारा कैसे हायर कर रहे हो, और वो भी डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर्स की पोस्ट पे उसे कैसे बिठा रहे हो? ठीक है, क्या आज की डेट में जो भी होता है, बदकिस्मती से देखें, एक लॉबिज्म बन जाती है। लॉबिज्म हर जगह है। जो उन जावेद मुसर्रत साहब के साथ लॉबिज्म में काम कर रहे थे, जो उनकी लॉबी के बंदे थे, जावेद मुसर्रत साहब तो चले गए, अब वो लॉबी रहेगी वहीं पीछे, और उन्हीं की लॉबी का एक बंदा है ये जो डीन ऑफ एकेडमिक अफेयर्स है, इकबाल परवेज। अब नए वाइस चांसलर को इन्होंने अच्छे से वो गाइड कर दिया कि जनाब ये हिसाब किताब है। अब ये भी उन्हीं के हिसाब से काम करते हैं। क्या यूनिवर्सिटी के आला ऑफिसरान जो ओहदेदारान है यहाँ पे वाइस चांसलर्स हों, क्या उनको ये नहीं लगता है कि पीर पंचाल में ऐसे और भी पढ़े लिखे हैं कि उनको भी यहाँ पे फाइज किया जाए, उनको भी मौका दिया जाए? बिल्कुल, मुझे यही तो समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा इतना भेदभाव क्यों इस अदारे के साथ पॉलिटिक्स कर रही है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, मौजूदा दौर में क्या है, जो मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, कि ये जो 2 वाइस चांसलर आए ना, ये खुदा बन बैठे। इन्हें लगा कि क़यामत के फैसले हम यहीं करने शुरू कर देंगे। देखें, पाक साफ कोई नहीं होता, टू बी ऑनेस्ट, छोटे मोटे होते रहती हैं हर से गलतियां। लेकिन एक सेक्सुअल हरासमेंट वाले को आप सस्पेंड कर रहे हो, वापस बहाल कर रहे हो, और एक दूसरी तरफ वो बंदा बेचारा जिसने अपनी ज़िंदगी का एक कीमती वक्त
ठीक है, पूरी जवानी यहाँ सर्फ कर दी इन पहाड़ों में, आप उसे सस्पेंशन में डाल रहे हो, उसके ऊपर आप एलिगेशंस, मैंने आपको बता दिए कि आप किस तरीके के एलिगेशंस लगा रहे हो। सरकार से मुतालबा क्या रहेगा? देखिए, सरकार से मेरा यही मुतालबा रहेगा, और खासकर चांसलर जो है हमारे एलजी मनोज सिन्हा साहब, कि सर इससे पहले इस अदारे के अंदर कुछ मजीद डिस्ट्रक्शन हो, ठीक है। ये मैंने जैसे कि लाइक आई सेड अर्लियर कि डॉक्टर मासूद चौधरी के साहब टाइम में एक बड़ी एक सही डायरेक्शन में जा रही थी। अनफॉर्चुनेटली उनके जाने के बाद सिस्टम कुछ वैसा नहीं चल रहा। तो इससे पहले कि मज़ीद कुछ डिस्ट्रक्शन हो, आप इन चीज़ों पे नोटिस लें और विद इन टाइम्स आप इनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। और ये भी मेरा मुतालबा रहेगा कि सर अगर आपने ऐसा ही पैटर्न फॉलो करना है, इससे पहले हमारी इस बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में ये जो चौथे वाइस चांसलर हैं, अगर आप मुझे जैसा बाज़ाहिर नज़र आ रहा है कि दो जो पहले वाइस चांसलर थे वो JNK के थे, अब दो जो लाए आपने वो आउटसाइड JNK लाए, फिर उस हिसाब से अगली टर्न हमारी ही आती है। आप किसी को भी लगाएं, लेकिन कहने का मकसद ये है जो जम्मू कश्मीर के यहाँ के लोगों के वो एक होता है ना, नफ्स वो समझता है कि अच्छे तरीके से कि यहाँ किस तरीके से काम किया जाता है। बाकी मुझे किसी के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। अगर ये वाइस चांसलर साहब कुछ अच्छा करते हैं मैं तब भी अप्रिशिएट करूँगा, लेकिन बदकिस्मती से मुझे कुछ अच्छा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ पॉलिटिक्स ही नज़र आ रही है मुझे। आप मानते हैं कि बैरून रियासत के लोग जम्मू कश्मीर और बिलखसूस जो है बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी को नाकारा बनाना चाहते हैं? लग तो ऐसा ही रहा है मुझे, वेल टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि काम मुझे कुछ ऐसे ही दिख रहे हैं। अगर इन वाइस चांसलर साहब से मैं पूछना चाहता हूं आप ही के चैनल के थ्रू कि वाइस चांसलर साहब अगर एक सेक्सुअल हरासमेंट वाले को आप वापस बहाल कर सकते हो, तो इस बेचारे ने कौन सा इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि आप इसे बहाल नहीं कर रहे? बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट जनाब मुख्तार अहमद साहब, जिनके साथ तफसीली बातचीत हुई और कहीं जानकारी भी जो है वो ये मिली कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में एक ऐसी सियासत चल रही है जिससे इस अदारे को एक बड़ा नुकसान जो है वो आए दिन पहुंचता जा रहा है। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर जो इसके चांसलर हैं उनकी भी इसके ऊपर नज़र नहीं है। जम्मू कश्मीर के साथ साथ खिता पीर पंचाल के लोगों की भी मांग है कि जो बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी में सियासत की जा रही है उस सियासत के ऊपर रोक लगाई जाए। क्या जम्मू कश्मीर के साथ साथ पीर पंचाल के लोग इस यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉइज़ और वहाँ पे एज ए ऑफिसर तैनात होने के मुस्तहिक नहीं हैं? क्या जिस तरह से लगातार वाइस चांसलर्स की तरफ से जो लोग रिटायर्ड पर्सन हैं उनको तैनात किया जा रहा है, क्या पीर पंचाल के लोगों में काबिलियत नहीं है कि उनको भी तैनात किया जाए, उनको भी मौका दिया जाए?